गाइस आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 आपका जीसी ल्योंग का। बहुत सारे बच्चे गाइस करंट अफेयर्स की विजन आईएएस की मैगजीन का वेट कर रहे हैं। एक दो दिन की बात है गाइस, हो सकता है आज शाम से ही आ जाए तो हम उसको भी शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारा स्टैटिक पोर्शन चल रहा है, लेट्स गेट्स कंटिन्यू ऑनली, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हम क्या कर रहे हैं, जीसी ल्योंग का चैप्टर 3 करेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनना चैप्टर को, क्योंकि एमसीक्यूज भी होंगे उसमें। कुछ मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सॉल्व का मतलब है सोल्यूशन मैंने कुछ के दिए हैं, कुछ के नहीं दिए हैं, ताकि आप लोग यार कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो ध्यान से सुनो कि लेक्चर में क्या हो रहा है। क्योंकि देखो, जीसी ल्योंग इज अ वेरी 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 गुड बुक। अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहते हो ना ज्योग्राफी में, तो मैं सच बता रही हूँ, जीसी ल्योंग भगवान है उसकी। तो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स में। चैप्टर 3 में हम सबसे पहले देखेंगे इससे एसोसिएटेड कुछ चीज़ें। देखो, पहला ही टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटीज़। कह रहा है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कौन कौन से और कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स तैयार होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हॉट स्प्रिंग, गीजर, ये सारा देखेंगे। हमारा जो जो भी लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। देखो, वोल्केनिक एक्टिविटी का अर्थ के लैंडफॉर्म पे बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें निकाल के लेकर आता है। जब भी कहीं पर भी वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो वहां से सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मटेरियल, है ना, वो निकलेगा ही निकलेगा, सरफेस पर आएगा और वहां पर कुछ ना कुछ वो एक डिप्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, जहां पर भी वोल्केनो निकलेगा। अब कह रहे हैं कि जब भी ना मॉल्टन मैग्मा होता है, तो वो एक मोबाइल रॉक है जो क्या करेगी, वो ना प्लेन्स को फोर्स करेगी और ना वीक कर देगी उसके क्रस्ट को वहां से निकलने के लिए। तो एक्सप्लोजन क्योंकि होगा ही होगा। अब इस एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, लैंडफॉर्म ना डिपेंड, बेसिकली देखो जो रिजल्टेंट लैंडफॉर्म है वो डिपेंड करते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के, कि स्ट्रेंथ एंड आपके फ्लूइडिलिटी कितनी थी मैग्मा की, क्रैक कितना टाइप का क्रैक आया है। हमने भी लास्ट चैप्टर में क्रैक्स, फॉल्ट, जॉइंट्स पढ़े हैं। तो अगर आपने चैप्टर 2 नहीं किया है तो चैप्टर 2 कर लीजिए, क्योंकि एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो फॉल्स और जॉइंट कितना है, मतलब आप समझ रहे हो, मैग्मा जो निकला उसका स्ट्रेंथ और वो कितना फ्लूइड था। साथ में जो आपका लैंड फॉर्म में, जैसे प्लेन एरिया पे किसी जगह पर कितनी वीकनेस आई है उसकी क्रस्ट पे, मतलब फॉल्ट कितना पड़ा, जॉइंट्स कितने पड़े, क्रैक्स कितने आए, उसी हिसाब से जो मैग्मा फ्लूइड फॉर्म में निकला है वो जाके उसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही समझ रहे हो, सरफेस से क्योंकि बाहर निकलेगा। तो मैग्मा जब वो थ्रस्ट कर रहा होता है ना सरफेस को, तो मे कूल और फिर उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है क्रस्ट में ही। तो ऐसा मैग्मा जो कि बहुत थ्रस्ट हुआ सरफेस में, ठंडा हुआ, फिर सॉलिड बन गया क्रस्ट के विद इन ही, ऐसे जो मैग्मा के वजह से जो रॉक्स बनती है उसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। अब इसकी वजह से ना इंट्रूसिव प्लूटोनिक रॉक्स की वजह से ही इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं। मैग्मा जो कि सरफेस तक पहुंच के सॉलिडिफाई होता है, ऐसे मैग्मा में लैंडफॉर्म वो एक्सट्रूसिव वाले बनाता है। तो रॉक जो होती है, चाहे प्लूटोनिक है चाहे वोल्केनिक एक्टिविटी है, ऐसी रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब ना जो जो भी आपके इग्नियस इंट्रूजन की वजह से कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा, देखो ऐसा माना जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, जैसे सिल्स है, डाइक्स है, ये सब के सब ना इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। क्योंकि क्या होता था, जब मॉल्टन मैग्मा, इंट्रूजन का मतलब समझ रहे हो ना आप, इंट्रूजन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसमें वही कोशिश की जा रही है। इंट्रूजन का मतलब पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इंट्रूसिव का मतलब ये होता है जब मैग्मा ना फोर्स करके रॉक से बाहर आए और अर्थ के क्रस्ट से निकल के बाहर आए। समझ रहे हो, तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये इंट्रूसिव है। ठीक है, तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं वो ऐसे निकल के बनती हैं जब वो अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो वी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि जब ना मॉल्टन मैग्मा का इंट्रूजन होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, और वो भी प्लेन बेड्स पे, सेडिमेंट्री रॉक्स के आसपास, तो उससे ना सिल बनता है। क्योंकि इंट्रूसिव रॉक्स का काम ही पता है क्या है, ये बनती ही तभी है जब मैग्मा एग्जिस्टिंग रॉक में जाके पेनिट्रेट हो जाए, क्रिस्टलाइज हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को, तो उसी को ना हम इंट्रूसिव कहते हैं।
तो इंट्रूसिव का मतलब समझ गए आप कि इंट्रूसिव में आपकी, क्योंकि अर्थ के इनसाइड, इंट्रूसिव का मतलब होता है इनसाइड से ले लो, लगा लो आप। तो इंट्रूसिव बेसिकली क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। और एक्सट्रूसिव जो होती है वो अर्थ के सरफेस के बाहर बनती हैं जब मैग्मा राइज और कूल हो जाता है। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान से समझना है। अब क्या हुआ, इसने कहा कि जब ना सेडिमेंट्री रॉक्स के आसपास जब ये हॉरिजॉन्टली जो मॉल्टन मैग्मा है वो फैलने लगा, तो इससे क्या हुआ, सिल बना। और जब डेन्यूडेशन होगा सेडिमेंट्री स्ट्रेटा का, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, जब उन पे एयर वाटर विंड फोर्सेस का असर पड़ता है और वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, डेन्यूड होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या होगा, यहीं पे एक लावा फ्लो करेगा और एक ग्रेट विंड सिल बना देगा। कह रहा है न्यूजीलैंड में और इंग्लैंड के अंदर ऐसा था, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में ऐसा था। तो सिमिलर ऐसा इंट्रूजन वर्टिकली भी बना हुआ है। जब वर्टिकली बनता है ना नैरो वॉल्स इग्नियस रॉक्स के आसपास, सेडिमेंट्री लेयर्स के आसपास, तो उसको डाइक्स कहते हैं। अब इसकी फोटोग्राफ से ना आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है ये देखो इसकी फोटोग्राफ है कि सिल और डाइक कैसे बनता है। कह रहा देखो, जब ये पूरा का पूरा ना आपका ये अभी इसमें ना देखो सिल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टली ये सिल्स बनी हुई हैं, और जब ये वर्टिकल बनेगा तो ये डाइक्स के फॉर्म में बनेगा। ठीक है। अब ना देखो, बिकॉज ऑफ देयर नैरोनेस जो डाइक्स होती है ना, वो आपके लैंडस्केप को ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। जब डेन्यूड होगा है ना और अपस्टैंडिंग वॉल्स खड़ी होती जाएंगी, तो ये डिपेंड करता है कि रॉक्स पे ना कितना रेजिस्टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर जो क्लीवलैंड डाइक है यॉर्कशायर इंग्लैंड की, या हंड्रेड्स ऑफ अदर जो आइल्स ऑफ मुल्स एंड एरन स्कॉटलैंड पर है, तो वेरी लार्ज वेरी रेजिस्टेंट जो डाइक क्वाड्राइट फॉर्म्स की होती है, वो आपको कुलालमपुर के अंदर देखने को मिलेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि डाइक्स के अंदर भी कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब क्या होता है, अगर मानो इग्नियस इंट्रूजन है, ध्यान से समझना, अगर ना इग्नियस इंट्रूजन है लार्ज स्केल पे हुआ है, समझ रहे हो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, मॉल्टन जब लावा निकलता है इनसाइड द अर्थ, इतना हीट एंड प्रेशर होता है, तो वो सब हुआ। अब इसके बेसिस पे ना जो इनकी इग्नियस इंट्रूजन है, कुछ ना वेरियस टाइप्स के चीज़ें निकल कर आती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि देखो जी लिथ्स बनती हैं, लेकोलिथ, लोपोलिथ, वैकोलिथ और बैथोलिथ। ये जो नेम है साउंड डिफिकल्ट, बट ये बहुत सारी ना वेरिएशंस हैं इग्नियस इंट्रूजन की, और ये ना अर्थ क्रस्ट में डिफरेंटली प्लेस हुई हैं, सॉलिडिफाई होती हैं विद इन द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट। तो लेकोलिथ बेसिकली क्या है, लेकोलिथ ना एक लार्ज ब्लिस्टर है, इग्नियस माउंड है, डोम शेप का है अपर सरफेस पर, और लेवल बेस है, पाइप लाइक कंड्यूट है, बिलो निकल कर आता है। तो लेकोलिथ के बारे में ना यहाँ पर जो ये बता रहा है, तो लेकोलिथ समझो कुछ ऐसा सा निकल कर आता है, लेकोलिथ जो होता है। तो लेकोलिथ के ध्यान रखना, लेकोलिथ का जो कैसा सा है, इसका ना बेसिक्स आपको ना बेसिक चीज़ें याद रखनी है, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे फॉर्म हुए हैं। ठीक है। तो लेकोलिथ ये सारी की सारी बेसिकली इग्नियस रॉक्स होती हैं, समझ रहे हो। तो लेकोलिथ में आपको ना डोम शेप्ड का अपर सरफेस मिलेगा, इंट्रूसिव रॉक होती है, यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये फॉर्म हुई है। अब लेकोलिथ जो फॉर्म होता है ना गाइस, ध्यान रखना, मैग्मा का इतना प्रेशर पड़ता है ना कि वो स्ट्रेटा को सेडिमेंट्री रॉक्स के मूव करवाता है अपवर्ड की तरफ, और फिर फोल्ड कर देता है। तो ऐसे में ना लाइक आपका लेकोलिथ बन जाता है, इसीलिए इसकी डोम शेप्ड होती है। तो इंडिया में लेकोलिथ का एग्जाम्पल अगर आप मानोगे तो आपको मिलेगा, एक ना डोमल हिल्स करके है कर्नाटका में, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, कर्नाटका के प्लेट्यू पर जो आपका बनता है वो। और ना ये एग्जाम्पल है आपका लेकोलिथ का। ठीक है, समझ गए आप। अब एक एग्जाम्पल ये यहाँ पर है, और इसमें भी एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है कि लेकोलिथ ऑफ हेनरी माउंटेन्स इन उथा यूएसए। अब यही ना पेपर में आ जाता है, एग्जाम्पल्स को कभी भी ना इनको अंडर एस्टिमेट करके मत चलना, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू दी लोपोलिथ पे चलते हैं हम। अब लोपोलिथ भी ना एक अनदर वेराइटी है इग्नियस इंट्रूजन की, सॉसर शेप की होती है ये। अब आप पूछोगे जी ये सॉसर शेप क्या होती है, तो ये सॉसर शेप बेसिकली आप कह लो कुछ ना कॉनकेव की शेप, समझते हो आप, कॉनकेव की जैसे शेप होती थी, आप कुछ लगा लो कि ऐसा बाउल लाइक लगा लो, वरना ऐसा सा कुछ शेप, समझ रहे हो, तो उस शेप का ये सॉसर शेप होती है।
और इसमें क्या होता है, जो बेसिन होता है वो शैलो होता है, कंट्री रॉक्स की वजह से बना होता है। तो इसके बारे में इतना छोटा सा दे रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ लोकोलिथ के बारे में, कि सॉरी लोपोलिथ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लोपोलिथ में ना और क्या होता है लोपोलिथ रॉक, क्योंकि देखो है तो ये सारी की सारी इंट्रूसिव रॉक ही। और याद रखना लोपोलिथ एक बहुत लार्ज किस्म की इंट्रूसिव इग्नियस इंट्रूसिव रॉक है। लोपोलिथ में एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। और लोपोलिथ में ना, हाँ लोपोलिथ है ना, इसमें ना लेंटिकल इन शेप होती है, जैसे सॉसर शेप मैंने आपको बताया। और इसके अलावा इसमें आप समझ लो इसमें कई सारी लेयर्स से बना होता है ये, ठीक है। और इसके अलावा लोपोलिथ में जो जानने की इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट समथिंग बहुत ज़्यादा नहीं है लोपोलिथ पे, मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है तो आप समझ सकते हो वहाँ से ही। तो बस इतना याद रखना कि इग्नियस इंट्रूजन रॉक होती है, सॉसर शेप की होती है। और यस इतना है, इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ना जगह पे दिया नहीं हुआ है। फैकोलिथ पे चलोगे तो फैकोलिथ एक लेंथ शेप्ड मास ऑफ इग्नियस रॉक्स होता है, ठीक है। ये ऑक्यूपाई करता है क्रेस्ट को और एंटीक्लाइन शेप में होता है ये, और सिंक्लाइन करता है लाइक आपका जो फैकोलिथ है। और ना इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे जैसे इसने दे रखा है कि ये ना कॉर्डन जो हिल्स हैं, कॉर्डन हिल्स जो आपके इन श्रोपोशायर इंग्लैंड में है ना, वो आपके फैकोलिथ की तरह मानी जाती हैं कि ये फैकोलिथ है लाइक। तो एक अच्छा है फैकोलिथ रॉक का इतना ध्यान रखना कि ये भी प्लूटोन है आपके इग्नियस रॉक्स का, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना जो लेंस शेप का है ना, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना कि किस शेप का कौन सा वाला है, ठीक है। इसके अलावा वेवी मास होता है इंट्रूजन का रॉक्स एट द टाइम्स। और इसके अंदर आपको इतना ही ज़रूरत है जानने की, ठीक है। उसके बाद आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ ना इग्नियस रॉक्स का एक बहुत बड़ा मास है, इसमें ना ग्रेनाइट होता है। जब आप इस ओवरलाइंग रॉक फॉर्म्स को रिमूव कर देते हो ना मैसिव और रेजिस्टेंट अपलैंड रीजन में, तब ये बैथोलिथ तैयार होता है। तो बैथोलिथ ना एक इंडिविजुअल इंग्निसिव आपकी इंट्रूसिव रॉक है ये। तो बैथोलिथ तब बनती है जब बहुत सारे प्लूटोन एक साथ बनके ग्रेनाइटिक रॉक को फॉर्म करते हैं ना, तब बनती है, याद रखना, ठीक है। बैथोलिथ जो होता है वो तब बनता है। अच्छा इसके अलावा आप देखो ये कहाँ कहाँ पर है, तो आपको माउंटेन ऑफ आयरलैंड वगैरह पे ये देखने को मिलेगी बैथोलिथ, बैथोलिथ जो होती है, ठीक है। मतलब समझने की कोशिश करो कि ये जो बेसिकली है ना, ये बेसिकली आपकी सारी की सारी रॉक्स हैं, बैथोलिथ रॉक्स वगैरह हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसका जो प्रिसाइज मोड ऑफ ओरिजिन है बहुत कंट्रोवर्शियल है। जनरली ये माना जाता है कि लार्ज मास जो मैग्मा का निकला ना और मेटामॉर्फाइज हुआ बहुत सारा प्रेशर वगैरह की वजह से, तो जब मेटामॉर्फाइज रोक जब एक साथ आ गई ना, तो उन्होंने मैग्मा को राइज करवाया, सॉलिडिफाई मैग्मा को, और वहीं पे एक्सटेंसिव बैथोलिथ बनना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लैंडफॉर्म ऐसे तैयार हुए हैं। अब ना ये तो चलो इनके ना हमने ये पढ़ लिया कि इनक्रीज जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं और अर्थ क्रस्ट पे इतना प्रेशर वगैरह पड़ता है जिसकी वजह से इनसाइड ही ये लावा अपना काम करके कई सारे रॉक्स तैयार करता है। अब हम समझते हैं कि ना वोल्केनोस का ओरिजिनेट कैसे होता है। तो देखो एंशियंट ग्रीक्स थे ना, उनका ये मानना था कि जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना बेसिकली, ये वल्कन से हुआ। वल्कन जो होते थे ना वो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड थे, इसीलिए वल्कनिज्म लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा चैप्टर का नाम। तो वो इसीलिए लिखा हुआ है, वो गलत मत समझना कहीं समझो कि स्पेलिंग मिस्टेक एंड ऑल है। वो क्योंकि वो बताते हैं एंशियंट ग्रीक्स की जो वल्कन है ना, जो गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड थे, वहां से निकल कर आया है। और स्टॉक्ड सबस्टेरियन फर्नेस बीनीथ, मतलब ऐसा कुछ समझ में आया कि ना वोल्केनो जब निकल कर आता है तो उसमें स्मॉल वोल्केनोज वगैरह ना उस समय पे निकलते होंगे, तो उनको समझ नहीं आता होगा सिसली में जैसे निकला था, फ्रॉम विच द मतलब नाम इसका वोल्केनो जो है वो वहीं से निकल कर आया, क्योंकि गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड माना जाता था। आज इस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि ना जोलॉजिस्ट और वोल्केनोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो ना जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उसको ध्यान से क्लोजली कनेक्ट करके कि क्रिस्टल जितने भी क्रस्टल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उसकी वजह से देखते हैं। इनका ये भी मानना है कि जब जोन्स बहुत वीक हो जाते हैं, डीप फॉल्ट और माउंटेन की जब फोल्डिंग होने लग जाती है, या टेम्परेचर अर्थ क्रस्ट का जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ऐसा देखा जाता है। मतलब 1 फ़ारेनहाइट हो गया है ना, 65 फीट ऑफ डिसेंट, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया इंटीरियर पार्ट का, तब ऐसा होता है कुछ सेमी मोल्टन स्टेट जो होती है जिसमें सेल सेल सॉलिड लिक्विड फिर ये कलेक्ट होके ना,
फिर ये देखो, जब भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मटेरियल एक साथ मिलकर सेमी मोल्टन स्टेट में आकर मैग्मा को जन्म देते हैं। तो कह रहा है ऐसे ही होता है। मैग्मा जो होता है वो हैवीली चार्ज्ड विद गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर, सल्फ्यूरिक। अब जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, फिर मैंने भी डाला हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल। तो मैग्मा जो है ना, हैवीली आपका ये चार्ज्ड होता है विद गैसेस, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड आपका हाइड्रोजन होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन और क्लोरीन, अदर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। तो गैसेस जो वेपर है ना, ये सारे के सारे बेसिकली क्या करते हैं कि लावा को जन्म देते हैं। क्योंकि जब ये फूटता है ना, एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोसिवनेस निकलता है, तो लावा निकलता है और इसी से फिर ना वोल्केनिक इरप्शन शुरू होता है। अब यहाँ पर बताएगा कि दो मेन तरह के लावा होते हैं। देखो, एक बेसिक लावा होता है जो बहुत गर्म होता है, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, हाईली फ्लूइड है, डार्क कलर्ड होता है, जैसे बसाल्ट है ना डार्क कलर का, वैसे ही ये होता है बसाल्ट। आयरन मैग्नीशियम इसका अच्छा होता है, लेकिन इस सिलिका में कमज़ोर होता है, सिलिका इसमें पुअर क्वांटिटी का होता है। जब भी ये वोल्केनो बाहर आएगा, ये बहुत तेजी से फ्लो करेगा, लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं होता है, क्योंकि हाई फ्लूइडिबिलिटी की वजह से इसका जो फ्लो है वो 10 से 30 माइल पर घंटा रहता है। लेकिन एक्सटेंसिव एरिया को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि जितनी भी थिन शीट्स होती है ना, सॉलिडिफाई ग्रेट डिस्टेंसेस जाता है, उनको ख़त्म करता जाता है। तो रिजल्टेंट जो वोल्केनो है, जेंटली वो आप देखोगे, इसकी वजह से ना आपको शील्ड और डोम बनते दिखाई देंगे। कुछ ऐसा, जब भी बेसिक लावा निकलेगा तो वो कुछ ऐसे क्रिएट करेगा। लावा डोम और शील्ड वोल्केनो इसी को कहते हैं बेसिकली, अर्थ का क्रस्ट और कैसे ये फॉर्म हुआ। फिर देखो, यहाँ पर एक एसिड लावा कौन है, इसको भी हम देखते हैं कि इसके कैसे ये क्रिएट होता है। तो अभी ना हम ना जब देखो, एसिड लावा एक नेक्स्ट लावा है, ये जो है हाईली विस्कस होता है, मतलब इसका ना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लाइट कलर का होता है, लो डेंसिटी है, इसमें सिलिका की परसेंटेज बहुत है। ये फ्लो ना बहुत धीरे धीरे करता है, और कई जगह पर ट्रेवल करते करते कई बार तो बीच में ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अब इससे क्या बनती है, कोन बनती है स्टीप साइड पे जाके। तो रैपिड जो कंजीलिंग है लावा की, वो आपका ना ऑब्स्ट्रक्ट करती है कई चीज़ों को। तो सम टाइम देखा जाता है जो लावा विस्कस होता है ना, एंड दे फॉर्म अ स्पाइन और प्लग एट द क्रेटर, लाइक ऐसे माउंट पेली बना कैसे, जब खूब सारे स्पाइंस रेजिस्ट करते हैं और मटेरियल ओल्ड वोल्केनो का इरोजन से रिमूव नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे माउंटेन्स इस तरह का क्रिएट, स्पाइन वगैरह क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं वोल्केनोस के टाइप्स क्या होते हैं। तीन तरह के वोल्केनोस के टाइप होते हैं, एक एक्टिव होता है, डोर्मेंट होता है और एक्सटिंक्ट होता है। वोल्केनो को हम एक्टिव तब कहते हैं जब क्या हो, जब बहुत फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता हो, और एटलीस्ट वो विद इन रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा मतलब आता रहता रहता है। तो ऐसा जो इरप्शन जिसमें बहुत सारे पॉसिबल इरप्शंस हो रहे हैं, उसको हम जैसे देखो, जिसका माना जा रहा है कि इरप्शन हो सकता है और पॉसिबल कुछ इरप्शंस फ्यूचर में है, तो ऐसे को डोरमेंट बोल देते हैं। तो वोल्केनोज जब इरप्ट बिल्कुल नहीं होते एट ऑल हिस्टोरिक टाइम बट रिटेन द फीचर ऑफ वोल्केनोज, उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो जितने भी वोल्केनोज हैं उनको एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट स्टेजेस में पास करना पड़ता है। बट वी कैन नेवर बी थॉरली श्योर कि कैसे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, क्योंकि माउंट जो वेसुविस था, या माउंट आपका क्रैकटू था, वर वंस थॉट बाय पीपल की एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन बाद में बहुत वायलेंटली इरप्ट हुए थे। तो आप ना ये कह नहीं सकते यार, है तो जोग्राफिकल चीज़ें ना ये। फिर यहाँ पर कहता है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में, कि एक्सट्रूसिव वाले कौन से होते हैं। देखो, ये ना डिपेंड करता है कि लावा का नेचर कॉम्पोजिशन कितना, देखो अर्थ से जो लावा निकला है उसका क्या कॉम्पोजिशन है, वो डिसाइड करेगा। और इससे अगर फ्लूइड बेसिक वाला है, ठीक है, लावा है, तो वो डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर कर और बहुत सारा एक्सटेंसिव लावा प्लेन्स वगैरह निकालेगा, बसाल्ट प्लेट्यू भी निकालेगा। तो ग्रेट लावा प्लेन्स वगैरह, ऐसे स्नेक बेसिन यूएसए में बनाया, या बेसिन आपका प्लेट्यू है बहुत सारे कॉन्टिनेंट में। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वो इसी से बना है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब ये कह रहा है कि जो वोल्केनो की जो कोन्स होती है ना, वोल्केनिक कोन्स, ये बहुत एक्सट्रूसिव फीचर है ये। क्यों, इसमें क्या हुआ, हाईली जो फ्लूइड लावा था ना, वो कैसे बना, शील्ड वोल्केनो से बना। जब ये जेंटल राइज हुआ किसी स्लोप से, और फिर ब्रॉड होने लगा, बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा होने लगा, तो फिर ये तैयार हो गया। उसका एक टॉप क्या होता है, टॉप जाके उसका बहुत नैरो होता गया, फ्लैटन होता गया, और फिर वहीं से वोल्केनो, जैसे हाईवे का हवाई था, उस बहुत डेवलप हुआ लावा डोम्स की तरह। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। कह रहा जो किलेयू है, हैज अ वेरी स्टीप्ड वॉल कैल्डेरा,
बहुत एक्टिव है और ये इस तरह से निकल कर आया था। तो ये भी एक तरीका है। कह रहा है जिसमें भी ना जिस भी लावा में फ्लूइड कम होता है वो बहुत बुरी तरह वायलेंट तरीके से एक्सप्लोड होते हैं, और उस जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो उससे बाहर क्या निकलता है, एशेस निकलते हैं और सिंडर कोन निकलती है। अब इसकी वजह से ना क्या होता है कि लार्ज सेंट्रल क्रेटर और स्टीप स्लोप्स बननी शुरू हो जाती हैं। अब जो स्मॉल स्मॉल वोल्केनोज ऐसे ग्रुप में आते हैं, कभी सेल्डम है ना ऐसे कुछ निकल कर आ गया, तो उससे माउंटेन्स तैयार हो जाते हैं नियर मैपल, जैसे कि नेपल्स में एक माउंट नोवो आ गया। तो ऐसे ये तैयार होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ना लावा डैम्ड लेक है, व्हेन दे इसमें ये कैसे फॉर्म हुई, व्हेन दे आर कन्फाइंड इन अ वैली, जब लावा का फ्लो ना बहुत विस्कस हो जाए, वो सॉलिडिफाई हो जाए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, तो वो एक वैली में जाके ना कन्फाइम हो जाएगा और लावा टंग बना लेगा या लावा डैम लेक बना देगा जब भी वो किसी डैम या रिवर वैली के साथ टकराएगा। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। देखो ये छोटे छोटे हमें ना इसीलिए दिखने को मिल जाते हैं ये सारे लैंडफॉर्म्स। फिर वोल्केनिक जो रीजन है ना मे बी स्ट्यून विद सॉलिड मटेरियल्स। ये ना बहुत फाइन मटेरियल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं वोल्केनिक डस्ट, विच मे बी शॉर्ट सो दैट हाई इन द स्काई, और ये पूरे राउंड द वर्ल्ड सेवरल टाइम्स इधर उधर चलते रहते हैं। जितना भी डस्ट और ऐश फॉल है ना, जैसे ब्लैक स्नो है, कैन बरी आप हाउसेस में पीपल में कर सकते हो, तो जितना भी ये कोर्सर फ्रेगमेंटल रॉक्स है उसको कलेक्टिवली पायरोक्लास्ट बोलते हैं, और इसी के अंदर ये सारे की सारी चीजें हैं। अब ये कह रहा है जो हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वोल्केनो है वो कौन सा है, कंपोजिट कोन्स है। इनको हम स्ट्रेटो वोल्केनोस कहते हैं। तो जो कोन्स है वो सेवरल इरप्शन से बना होता है। देखो कोन जो बनता है ना, जो आपने कोन्स देखे होंगे लैंडफॉर्म्स, वो कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा जब इरप्शंस का लेवल, लावा एशेज और जितने मटेरियल्स हैं, जब वो आने लग जाते हैं ना, जब ये सारे मिक्स हुए एक साथ बंध के, तब ये बनाता है बहुत बड़ा ना, वो एक खुदाई सी कर देगा, रिजर्वायर सा बना देगा वो एक। तो वहां पर जाके जब ये फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद ये कोन बनती हैं। अब नए इरप्शन जितने भी आएंगे तो नई नई लेयर तैयार हो जाएंगी उसमें। तो ये सब इसका चलता रहता है, और वहीं से डाइक्स पाइप्स वगैरह ऐसे बनती हैं। तो जब भी लावा ना स्केप होता है किसी माउंट वगैरह से भी, किसी मेन कोन से भी, जैसे माउंट इटना है सिसिली का, वो पैरासिटिक कोन्स की पहले पैरासिटिक कोन होता था, उसी से फिर ये बना। तो ये भी तरीका होता है। देखो ऐसे भी होता है कि पहले कौन था और उसके बाद वो एक माउंटेन तैयार हो गया, क्योंकि बहुत हीट एंड प्रेशर की वजह से लावा निकला। अब जैसे देखो कंपोजिट कोन कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है, अर्थ क्रस्ट पे इतना प्रेशर पड़ा, फिर ये आपका ऐश लेयर निकली, डाइक्स बने, लावा का फ्लो और बढ़ा, तो ऐसे एक ब्लास्ट हुआ और निकल के एक नई चीज बन गई। तो ऐसे ही ना देखो, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन बोला जाता है आपका जितना भी ये आप बनाते हो ना, जितने भी आपके जो माउंट इटना था या अंदर आपने कंपोजिट वेल्केनो का माउंट स्ट्रोम्बोली देखा, इन सब से कहा जाता है कि ये बेसिकली ना आपके लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन है। तो पेपर में आ सकता है भी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन किसे कहते थे। अब जब भी ना इरप्शन का मटेरियल, जैसे देखो इरप्शन का मटेरियल फ्रॉम टॉप ऑफ द कोन, जब भी ये ब्लो ऑफ होगा या कोलैप्स करेगा ना किसी वेंट में, तो बहुत ज़्यादा क्रेटर बना लेगा। तब जब भी बहुत सारे वल्केनो बहुत लार्ज डिप्रेशन खुदाई कर देते हैं ना, बिल्कुल खोद डालते हैं, ऐसा कुछ ऐसा बना देते हैं, जैसे सीमेंट बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं चारों तरफ प्लस्तर का वो मटेरियल बना रहे हैं तो सैंड को चारों तरफ रखते हैं, बीच में सीमेंट डालते चले जाते हैं, तो कुछ ऐसा सा क्रिएट हो जाता है सिस्टम। एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ वायलेंट इरप्शंस की वजह से होता है। अब जब पानी ना क्रेटर में कलेक्ट होगा कैल्डेरा में, तो उससे ना फिर ये लेक्स वगैरह बनाना शुरू हो जाता है, तो लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। समझ रहे हो। अब ना वोल्केनिक इरप्शन से कह रहा है कि बहुत डिजास्टर्स है एरप्शंस हैं, जैसे आपने देखा होगा माउंट विस्वस में, माउंट क्रैकटाउ में, माउंट पिलई में। कह रहा देखो माउंट विस्वस बना उसमें 4,000 फीट ये बे ऑफ नेपल से ऊपर था, लेकिन इतना जबरदस्त यहाँ वायलेंटली 24 अगस्त में 79 80 में हुआ कि लोग जो वहाँ के थे ना कंप्लीट सरप्राइज रह गए कि यहाँ ना एक वाइट हॉट लावा फ्लो कर रहा था पैरासिटिक कोन से। जब बहुत थंडर वगैरह हुआ ना, तो हाईएस्ट हाईली एक ना गैसेस मैग्मा यहाँ से निकला, और एक बहुत बड़ा ल्यूमिनस क्लाउड्स फॉर्म में कॉलीफॉर्म देखा है आपने, कॉलीफ्लावर, एक गोभी की तरह सा लग रहा था वो, और बहुत हाइट पे था। जब ये अर्थ पे गिरने ही वाला था तो उसमें कुछ पायरोक्लास्ट और एशेस निकल के आ रहे थे। तो कह रहा है जो सिटी थी ना पोम्पई की, जो साउथ वेस्ट में थी, उतना बड़ा बरी, इतना बड़ा कुछ वहां पे बीनीथ आपके नीचे निकल कर आया कि वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिला हैवी रेन एंड ऑल, ये सारी चीजें देखने को मिली। तो ये सब होता रहा। फिर ना माइनर इरप्शंस वगैरह होते रहे। तो यहाँ बता रहा है कि हिस्ट्री ना इनकी क्या क्या रही है। फिर ऐसे ही ना माउंट क्रेकाटाउ में ग्रेटेस्ट वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ था, नोन टू मैन इन परहैप्स माउंट किराटको में 1883 अगस्त में हुआ था। स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड था सुंडा स्ट्रेट पे,
और सुंडा स्ट्रेट पेपर में आ सकता है कहाँ पर था, तो ये जावा और सुमात्रा के बीच में है। यहाँ पर ना क्या हुआ, डेंस ब्लैक क्लाउड से और उसके एशेस इतने ज़्यादा हाई थे, फिर क्या हुआ इसमें से जब टोरेंशियल रेनफॉल हुई ना, बहुत तेज वाली रेनफॉल हुई, तो खूब सारा मैग्मा वगैरह इजेक्ट करके निकाला गया, मतलब निकला बेसिकली, और आइलैंड कोलैप्स कर गया और पूरा का पूरा ढह गया। तो एक्सप्लोजन जैसे ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला है। एटमॉस्फेयर बहुत सारे सेवरल टाइम्स जो वर्ल्ड में है वो ट्रेवल करता हुआ और फिर ये नई चीज़ें क्रिएट कर देता है। तो लावा का फ्लो देखो कितना ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो जगह जगह पे इसने एग्जाम्पल दिए हैं मैं। ऐसे ही माउंट पिलई का है, यू जस्ट रीड दैट माउंट पिलई, एक आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ डायरेक्टली मूव टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुल्केनोस इन द वर्ल्ड में हमें वुल्केनोस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो वुल्केनो फेयरली क्लियरली डिफाइंड पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड आए ऐसे रीजन्स में जो बाहर बहुत ज़्यादा इंटेंस फोल्डिंग और जहाँ पर इंटेंस फॉल्ट होता है ना, वहाँ पर आपको वुल्केनो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 500 एक्टिव वुल्केनोज हैं, थाउजेंड्स डॉर्मेंट है, एक्सटिंक्ट हैं कुछ तो, और ये ना कोस्टल माउंटेन रेंजेस में दिखने को देखते हैं। ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का मिलेगा वो सरकम पैसिफिक रीजन में मिलेगा, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड के 2/3 जो वुल्केनो है वो आते हैं। अब जो ना वुल्केनो की चेन है पूरी की पूरी, ये 2000 माइल्स में आपको जगह जगह पर यहाँ पर लगातार ना वुल्केनो एक्टिविटीज़ होती रही हैं, जो मैंने एरियाज आपको दिखाए हैं। अब इन कंट्रास्ट अटलांटिक कोस्ट है, वहाँ पर बहुत एक्टिव वुल्केनोज जो है वो बहुत कम है, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट ज़्यादा है अटलांटिक कोस्ट पे, लेकिन पैसिफिक वाले में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अफ्रीका में कुछ वुल्केनो जैसे आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, या माउंट किलिमंजारो वहाँ पर है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वहाँ पर भी। ओनली एक्टिव वुल्केनो जो वेस्ट अफ्रीका का है वो माउंट कैमरून है। ठीक है। तो देर आर सम वोल्केनिक कोन्स आपको मेडागास्कर में मिल जाएंगी, वेस्ट इंडिया आइलैंड्स में मिल जाएंगी। तो यहाँ मतलब वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपको एक्टिव वोल्केनोज मिलेंगे, कहाँ पर डॉर्मेंट है, तो एग्जाम्पल फॉर्म में आप याद कर लेना। अब ना नेक्स्ट आता है गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। देखो गीजर्स क्या होते हैं, हॉट वाटर के फाउंटेन्स। अगर आप कभी कसौल गए हो, मणिकरण वगैरह गए हो ना, तो वहाँ पर जो मणिकरण का गुरुद्वारा है वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। गीजर्स जो आपको मिलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ अभी इंडिया में गीजर्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो बट ये समझ लो पहले आप कि गीजर जो होता है वो होता क्या है। वो ना एक हॉट वाटर का फाउंटेन है बेसिकली। ठीक है, गीजर का ये समझ लेना। जब भी बहुत सुपर हीटेड होते हैं ना ये, तो समझ लो ये निकल कर आते हैं। ठीक है। तो ये एक बात है। इसकी जो हाइट है वो 150 फीट है अर्थ के बीनीथ से। समझ गए मेरी बात को। तो ये गीजर्स का मामला होता है। उसके बाद आपका फिनोमेना जो एसोसिएटेड है इसमें क्या होता है, बहुत थर्मल और वोल्केनिक रीजन होता है जहाँ पर भी ये बनता है। यहाँ पे जो पानी है उसका हीट का बॉइलिंग पॉइंट ही आप समझ लो 100 डिग्री से भी सेल्सियस से ज़्यादा होता है। समझ रहे हो। आपको खीर गंगा में हॉट स्प्रिंग्स और गीजर दोनों मिलेंगे। ठीक है। मणिकरण में भी मैंने आपको बताया ना, मणिकरण में भी आपको हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो जो जेट ऑफ वाटर है यूजुअली इम्पेडेड विद इन विद एन एक्सप्लोजन के साथ ही होता है, इसमें बहुत सारी गैसेस भी बाहर निकलती हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड गीजर्स आर कन्फाइंड टू 3 मेजर एरियाज में मिलते हैं, एक आइसलैंड में, एक रोटोरुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ आइलैंड, एक न्यूजीलैंड में, एक येलोस्टोन पार्क ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलने को मिलेगा आपको। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड का बिगेस्ट गीजर है आपका ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है। ये तो हो गया गीजर्स के बारे में। अब हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, ये ना थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, बहुत कॉमन होंगे कहाँ पर, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पर ना पानी जो है वो सिंक हो गया है, बहुत नीचे चला गया है, सरफेस के भी नीचे चला गया है, और इंटीरियर फोर्सेस की वजह से वो इतना हीट हो गया कि निकल के बाहर, जब एक्सप्लोजन विदाउट एनी एक्सप्लोजन पानी वहां से निकल निकल कर बाहर आ रहा है, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, उबाल मार रहा है पानी बेसिकली। ठीक है। तो आइसलैंड में तो थाउजेंड्स ऑफ आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। सम ऑफ देम इन हार्डेस्ट टू हीट हाउसेस को हीट करने में, स्विमिंग पूल्स में, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलेगा जापान में, हवाई वगैरह में। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब अर्थक्वेक्स के ऊपर। तो अर्थक्वेक्स देखो क्या होता है, नेवर फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक्स। हमारी अर्थ कभी भी फ्री नहीं रही है, आप देखते हो इंडिया में भी आजकल आए दिन आते रहते हैं। मोर देन 50,000 ऑफ देम आर रिकॉर्डेड एनुअली। तो माइनर जो भी अर्थ का ट्रिमर होता है, तो जेंटल वेव्स है बेसिकली, अर्थ क्रस्ट में एक वाइब्रेशन सी उठती है, तो माइनर वाला है। जब मेजर अर्थक्वेक होता है तो फिर भैया वो तो फॉल्ट वॉल्ट बना देता है, डिजास्टर कर देता है, पूरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आएगा पूरा फॉल्ट बना के पूरा धरा देगा किसी जगह को, पूरी ढह जाएगी वो जगह।
ऐसे ही दे प्रोड्यूस जाइजेंटिक टाइडल। अब देखो अर्थक्वेक की वजह से ही बहुत सारे जाइजेंटिक टाइडल वेव्स निकलते हैं, सुनामीज वगैरह। सुनामी बाय द जापानीज विच फ्लड टाउन राउंड, लोगों को खत्म कर देते हैं पूरा, फायर ब्रेक हो सकती है। तो बहुत जब सिवियर अर्थक्वेक होता है तो फिशर गेप ओपन हो जाता है, जिसमें कि सरफेस वेव्स का जो पैसेज है अंडुलेट होता है, और वेव हाइट की वजह से बहुत सारे रोड्स वगैरह ये सब कुछ ट्विस्ट हो जाते हैं, रेलवे वगैरह, कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका अगर सिवियर अर्थक्वेक है तो। और इसको करने के लिए सिस्मोग्राफ से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अर्थक्वेक के वेव्स वगैरह को। तो मेजर अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा ग्रेट लिस्बन में, जो कि 1755 में आया था। वाइल राइटिंग द आंसर यू हैव टू मेंशन दिस कि एक बार ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक आ चुका है। तो माना जाता है यहाँ पर इतना अब्रप्ट था कि पूरा ओशन फ्लोर लिस्बन का जो अटलांटिक वेव था उसको हिला के रख दिया था। तो टाइडल वेव्स भी आई हुई हैं, उससे भी बहुत यहाँ पर मामला खराब हुआ था, कोलैप्स हो गया था। तो एग्जाम्पल्स बहुत इसके ज़रूर याद रखना आप, ठीक है। अर्थक्वेक एक ना 1 सितंबर 1923 का भी आया था, जिसने टोक्यो और फ्योकोहामा को हिला के रख दिया था, बहुत ही गंदे लेवल पे था, बहुत लोगों की जान चली गई थी। ऐसे ही बहुत सारे डिजास्टर्स के यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, दो चार नाम याद कर लेना ताकि एग्जाम्पल में लिखने में आसानी हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड का जो अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं वो आपको डिपेंड करता है कि ग्रेट सिस्मिसिटी कहाँ हो रही है। जैसे सरकम पैसिफिक एरिया में अर्थक्वेक भी खूब आएगा पैसिफिक एरिया में। तो एपिसेंटर जहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंट ऑकर होगा वो पैसिफिक रीजन ऑफ रिंग ऑफ फायर ही है। 70% अर्थक्वेक भी सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही आते हैं। 20% आपके अर्थक्वेक जो आते हैं मेडिटेरियन हिमालयन रीजन में आते हैं, जैसे एशिया में, हिमालयाज में, पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना में। अर्थ क्रस्ट जो हाउएवर वो है वो रिलेटिवली स्टेबल है और लेस प्रोन टू अर्थक्वेक्स है। तो नोवेयर वो आप देखो हर पूरी तरह से ना आप अर्थ के बारे में, अर्थ के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में ना आप डिपिक्ट तो नहीं कर सकते, पूरी पिक्चर नहीं बता सकते, बट हाँ अनुमान लगाए जा सकते हैं पिछले दिनों में जो भी रहा, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ, और आप सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू का आज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये इसके आपके पॉइंट्स हैं, आपको सेलेक्ट करना है, देखना है, पॉज करो वीडियो को एंड देन आंसर है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रू प्लूटोनिक रॉक और इग्नियस रॉक्स की तरफ। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर भी सिलेक्ट करके देना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलते हैं, जिसमें कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो फोर्थ पे हमारा लेकोलिथ, लोपोलिथ और फैकोलिथ के बारे में है। यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, बैथोलिथ की तरफ हम चलते हैं। बैथोलिथ में हमारा कौन कौन सा पॉइंटर्स है यहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, जिसमें मैंने आंसर अब नहीं दिए हैं। आपको बताना है मैग्मा में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, अभी हमने करा था क्योंकि। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज रिलेटेड टू डॉर्मेंट वोल्केनोज एंड ऑल। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ये है, उसके बाद आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। जहाँ पर प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में आप बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, आपको बताना है इनमें से एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में। मैंने अभी आपको इमीडिएटली कुछ देर पहले ही बताया सुंडा स्ट्रेट क्या होती है, कहाँ पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10th है रिलेटेड टू गीजर्स है, कि वोल्केनिक रीजन की वजह से है, इमिटेड बाय विद एक्सप्लोजन होता है, गैसेस के ट्रिगर होने से वजह से होता है। तो इसमें भी आपको आंसर सेलेक्ट करना है। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 को अच्छे से कंप्लीट कर लो, आपको पता चल जाएगा आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।